हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 15 प्रश्नों में से आपके 10 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और सीटेट एग्जाम आपका 7 और 8 फरवरी को हो रहा है, तो अच्छे से सीटेट एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिससे इस बार का जो सीटेट एग्जाम है उसको आप लोग अच्छे नंबर से पास कर सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के द्वारा, या सफल माता पिता के द्वारा, या एक अनुशासित दिनचर्या के कारण। देखिए, जो बच्चों में प्रतिभाशालिता होती है यह आनुवांशिकता और जो वातावरण होता है इनके बीच एक अंतःक्रिया के कारण होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र फर्स्ट वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि एक संवेग है। 4 ऑप्शन दिया गया है, स्मृति है, डर है, ध्यान है और उत्तेजना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका डर होता है। डर क्या है? डर आपका एक संवेग है, संवेग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र सेकंड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर करेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब आपको लगेगा कि बच्चे प्रेरित हैं? वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे अच्छी तरीके से ड्रेस पहन करके स्कूल में आते हैं तब वह प्रेरित उन्हें समझा जा सकता है। या वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ वाला। जब बच्चे यहाँ पे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस कक्षा को प्रेरित समझा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र फोर्थ को चूज किए हैं बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी लोगों को यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है। प्रगतिशील कक्षा में दिया गया है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए। दिया गया है यहाँ पे 4 ऑप्शन। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए, प्रगतिशील कक्षा दिया गया, प्रगतिशील कक्षा, तो इसमें क्या होगा? इसमें ज्ञान की संरचना के लिए सभी को भरपूर यहाँ पे अधिक मौके प्रदान करने चाहिए, मतलब भरपूर मौके मिलने चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए जो बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल भरपूर प्रचुर मौके मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तब वह जो कक्षा होगी वह प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। जन्म से लेकर के जो किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास होता है किस क्रम में होता है, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और इसका राइट आंसर करिए। जन्म से लेकर के आपको किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास होता है किस क्रम में होता है? तो पहले सबसे पहले यहाँ पे संवेदिक होता है, उसके बाद यहाँ पे मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त। आप लोग भी पढ़े होंगे संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त होता है। तो वही है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र फर्स्ट को चूज किए हैं बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना और इसका राइट आंसर करना है। प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, लगभग सभी लोग कर लेंगे। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर देखेंगे, आप भी देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। एक दूसरे से जो बच्चे होते हैं वह कुछ न कुछ में क्या होता है, जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें अलग रहते हैं, जो अलग दिखाई देते हैं उसमें क्या यहाँ पे
उसका कारण हो सकता है यह बताना है। केवल आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है या केवल जो पर्यावरण होता है उस पर डिपेंड करता है, न आपकी आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण पर यह डिपेंड करता है, या आनुवंशिकता और जो पर्यावरण होता है दोनों की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। देखिए जो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यह देखेंगे आनुवंशिकता और जो पर्यावरण होता है इनकी पारस्परिक यहाँ पे जो क्रिया होता है या अंतः क्रिया होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र फोर्थ को चूज किए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, प्रभावी ढंग की बात किया गया है यहाँ पे। प्रभावी ढंग मतलब अच्छी तरीके से कब सीखते हैं, जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, या अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं, जटिल से सरल की ओर बढ़ते हैं, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अमूर्त से मूर्त की ओर दिया गया है, यह आपका हो नहीं सकता। जटिल से, यहाँ पे जटिल का मतलब होता है कठिन, कठिन से सरल की ओर दिया गया है, यह भी नहीं होगा। और तर्क संगत से, यहाँ पे तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखेंगे जब उनको सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र फर्स्ट को चूज किया राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास सभी को करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। प्रश्न दिया गया अपसारी चिंतन और यहाँ पे अभिसारी चिंतन के बारे में पूछा गया है। तो सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि पानी का यहाँ पे उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। पानी का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो उपयोग है कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये जो प्रश्न है यह अपसारी, इसमें जो उत्तर होगा वह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। जो अभिसारी चिंतन है उसमें देखिए जैसे आपसे पूछ दिया गया है यहाँ पे कि भारत की राजधानी कहाँ पर है, भारत की राजधानी कहाँ पर है, तो इसमें देखेंगे जो उत्तर आएगा वह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग तुरंत बता देते हैं कि खाना बनाने में यहाँ पे पानी का उपयोग होता है, पीने के लिए यहाँ पर पानी का उपयोग होता है, और जो कृषि कार्य होते हैं कृषि कार्य में यहाँ पे पानी का उपयोग होता है, नहाने में भी यहाँ पे देखेंगे पानी का ही यूज किया जाता है। तो देखेंगे एक ही प्रश्न का कई उत्तर आ रहा है, तो यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन में क्या होगा कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अब देखेंगे अभिसारी चिंतन क्या होता है। जैसे आपसे पूछ दिया गया भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी सभी को पता है कि नई दिल्ली है, तो एक ही उत्तर आप लोग बता सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं करेंगे या कोई दूसरा स्थान नहीं बताएंगे। आपको यही हर हाल में यही बताना होगा कि नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, एक ही उत्तर है। इस प्रश्न का क्या है, एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे लिखा भी गया कि एक सही समाधान पर स्थिर है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि जो प्रश्न का उत्तर रहेगा बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन अभिसारी चिंतन में क्या होगा कि प्रश्न का एक ही उत्तर रहेगा। तो ओवरऑल जो आपका फर्स्ट वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है। जो अपसारी चिंतन है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जो अपसारी चिंतन होता है एक सही समाधान पर स्थिर है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाधिता, बाधिता एक यहाँ पे खाली स्थान स्थिति है, जबकि जो अक्षमता है वह एक स्थिति है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए जो आपका बाधिता होता है यह एक जैविक यहाँ पे स्थिति है, और जो अक्षमता होता है यह आपका होता है कार्यात्मक स्थिति होती है। तो इसको याद कर लेंगे, यहाँ पे बाधिता जैविक के अंतर्गत और जो अक्षमता है वह आपका कार्यात्मक के अंतर्गत। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब आपके अंदर से मोटिवेशन कौन सा है यह आपको बताना है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा की बात किया गया और यहाँ पर देखेंगे दिया गया मोटिवेशन जो बाहरी पुरस्कार से आपको मिल रहा है, तो यह तो आपका होगा नहीं। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है यह दिया गया है, तो यही वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा कि ऐसा मोटिवेशन जो कार्य को व्यक्तिगत आनंद दे, जो आपको आनंद दे, जो आपको अच्छा लगे, तो यही सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसी को यहाँ पे आंतरिक मोटिवेशन कहा जाता है।
तो इसके बाद देखेंगे दिया गया अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। आंतरिक मोटिवेशन का मतलब है कि जो आपको व्यक्तिगत आनंद दे या जो आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है, जल्दी से आंसर करना है। लेखन वैकल्य की विशेषता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। आप लोग यहाँ पर देखेंगे होंगे, यहाँ पे लेखन वैकल्य दिया गया है। जो आपको लिखने में कठिनाई होती है तो उसको क्या बोला जाता है, जो लिखने में यहाँ पे आपको कठिनाई होती है या जो लिखने संबंधी विकार होता है, उसी को बोला जाता है डिस्ग्राफिया। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, डिस्ग्राफिया होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, लेखन संबंधी विकार है या लिखने संबंधी कठिनाई है या लिखने कार्य में चुनौती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। लेखन वैकल्य दिया गया, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरीके से एक है आपका यहाँ पे पठन वैकल्य, जिसमें पढ़ने संबंधी यहाँ पे कठिनाई होती है या पढ़ने में कोई विकार रहता है, उसको बोला जाता है आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया बोला जाता है, उसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे डिस्कैलकुलिया होता है कि जो गणना संबंधी जिसमें विकार रहता है, गणती संबंधी उसमें विकार रहता है, गणना करने में कठिनाई होती है, तो इसको भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें देखेंगे आपका सेकंड वाला है, क्योंकि लेखन वैकल्य है, आपका यहाँ पे डिस्ग्राफिया है, तो लिखित कार्य में चुनौती होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना, राइट आंसर करना है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम दिया गया है, किसके बारे में सही नहीं, यह बताना है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, मतलब कि अच्छे से आपको सीख रहे हैं, अच्छा सीखा हुआ क्या कहा जाएगा। अगर कोई जानकारी उसको रट ले रहे हैं, अवधारणाओं को समझ रहे हैं, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, कौशलों का विकास, तो देखिए अर्थपूर्ण अधिगम मतलब मतलब अच्छा जिसका अर्थ निकले, वो वाला आपका जो अधिगम है, जो आप सीखे हैं वह देखेंगे क्या होगा। अगर अवधारणाओं को समझ रहे हैं, कौशलों का विकास हो रहा है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, तो वह कहलाएगा। बाकी यहाँ पे जो रटते हैं वह नहीं होता अर्थपूर्ण अधिगम, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना और इसका राइट आंसर करना है। गति संवेदी शिक्षार्थी यहाँ पे डॉट डॉट के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। देखिए जो गति संवेदी शिक्षार्थी हैं वह यहाँ पे करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं वह करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है, और यहाँ पे प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। लॉरेंस कोहलबर्ग का संबंध यहाँ पे नैतिक विकास के यहाँ पे सिद्धांत से है, और इसमें देखेंगे इन्होंने क्या तर्क दिया है, यह प्रश्न है। तो उन्होंने यहाँ पे नैतिक जो विकास है उसके उन्होंने बताया था कि क्रमिक चरणों में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे आप लोग 150 प्रश्न आता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और पासिंग मार्क 90 नंबर है। पास करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि सीटेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि 150 प्रश्न पूछा जाता है और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर बार रिपीट हो जाता है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सब में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न अपने प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे आपका सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही देखने को मिल जाते हैं। लैंग्वेज में आप लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई लैंग्वेज लिए होंगे उसमें 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न लगभग आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाता है। इसी तरीके से आपका प्राइमरी होगा तो उसमें ईवीएस मैथ रहता है, और अगर आपका यहाँ पे जूनियर होगा तो उसमें सोशल साइंस होगा, या तो आपका मैथ साइंस होगा, तो उसमें 60 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। तो ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, और बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस के मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी के मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर रहेगा, और आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा।
सभी सब्जेक्ट मिलेंगे एक ही में, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेंगे सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिखेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके। जैसे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर को जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम से पहले जरूर ले करके पढ़ लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। जो ले वाइगोस्की है उन्होंने बताया था कि जो बच्चे हैं स्वयं से बात करते हैं या क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार और जो आत्मनियमन है उसमें सहायता के लिए। जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं वह विचार और जो आत्मनियमन होता है उसमें सहायता के लिए करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो 15 प्रश्न आपको कराए गए हैं इसमें से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसको जल्द से जल्द परचेज करके जरूर एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।